हेलो दोस्तों, आर के लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और जो सीरीज़ में बिजनेस स्टडी के लाया था जो कि हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए और सीबीएसई का सिलेबस है। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसके राइटर आर के सिंगला हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में मैं आपके चैप्टर की अगली एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। और आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर लें और आराम से पढ़ें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपकी एक्सरसाइज 1.2 को देख लेते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज 1.2 में हमें प्रबंध विज्ञान, कला और पेशे के रूप में देखेंगे। मतलब हम प्रबंध को विज्ञान, कला और पेशे के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम प्रबंध को विज्ञान के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम विज्ञान की परिभाषा जान लेते हैं कि विज्ञान होता क्या है वास्तव में। तो विज्ञान का अभिप्राय एक व्यवस्थित ज्ञान समूह से है जो कुछ सामान्य सत्यों को स्पष्ट करता है। ठीक है, विज्ञान क्या है? विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान समूह है जो कि कुछ सामान्य सत्यों को स्पष्ट करता है। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला है व्यवस्थित ज्ञान समूह, दूसरा है आधार पर परीक्षण पर आधारित सिद्धांत होते हैं इसके, और व्यापक वैधता होती है इसकी। ठीक है, तो अब हम प्रबंध का विज्ञान के रूप में परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो प्रबंध का विज्ञान के रूप में हम परीक्षण जो विज्ञान की विशेषताएं हैं इनके आधार पर करेंगे। अगर इनकी विशेषताएं प्रबंध में लागू होती हैं तो हम प्रबंध को विज्ञान मान सकते हैं, और अगर नहीं होती तो हम उसको विज्ञान नहीं मानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब प्रबंध का विज्ञान के रूप में परीक्षण स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विज्ञान की जो विशेषता है वो है व्यवस्थित ज्ञान समूह। तो देख लेते हैं ये प्रबंध में लागू होती है या नहीं लागू होती। तो विज्ञान के लिए क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित ज्ञान समूह का होना आवश्यक है। प्रबंध में भी व्यवस्थित ज्ञान समूह होता है, अतः इस आधार पर हम प्रबंध को विज्ञान मान सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो विज्ञान है, विज्ञान के लिए क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान समूह होना आवश्यक है। क्योंकि भाई इसका क्या काम है? विज्ञान विज्ञान क्या करता है? कुछ सत्यों को स्पष्ट करता है। ठीक है, किसके जरिए? व्यवस्थित ज्ञान समूह के जरिए। ठीक है, तो ये विज्ञान है। और प्रबंध में भी कुछ व्यवस्थित ज्ञान समूह होते हैं जिन पर प्रबंध चलता है, काम करता है। ठीक है, तो हम इसके आधार पर प्रबंध को विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो विज्ञान की पहली विशेषता है वो प्रबंध में उपस्थित है, शामिल है। तो इसके आधार पर हम प्रबंध को विज्ञान मान सकते हैं। अब इसकी अगली विशेषता देख लेते हैं जो कि है परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। ठीक है, तो विज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो परीक्षण पर आधारित होते हैं, परंतु प्रबंध के सिद्धांत परीक्षण पर आधारित नहीं होता, अतः इसके आधार पर प्रबंध को विज्ञान नहीं माना जा सकता। सीधी सीधी और सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो विज्ञान के सिद्धांत होते हैं वो बहुत सारे परीक्षण करने के बाद वो आधारित होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे परीक्षण करने के बाद वो सिद्धांत बनते हैं जो कि हर परिस्थिति में लागू हो सकते हैं, जिनसे कि सफलता प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो जहाँ तक प्रबंध की बात करें हम, तो प्रबंध का सिद्धांत जो है परीक्षण पर आधारित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये व्यवहार और वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि जो प्रबंध होता है उसको अपने आपको वातावरण के अनुसार बदलना होता है। अगर वो वातावरण का सामना नहीं कर सका तो वो ज़्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाएगा, प्रबंध आगे चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो परीक्षण पर आधारित नहीं होते, वो वातावरण और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। तो इस आधार पर हम प्रबंध को विज्ञान नहीं मान सकते। ठीक है, अगला है व्यापक वैधता। वैज्ञानिक सिद्धांत सत्य पर आधारित होता है तथा उन्हें हर परिस्थिति में एवं हर समय लागू कर सकते हैं, परंतु प्रबंध के सिद्धांत इतने पूर्ण नहीं हैं जितने कि विज्ञान के, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि इससे सफलता प्राप्त हो जाए। ठीक है, जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं वो सत्य पर आधारित होते हैं, क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया आपको विज्ञान क्या करता है, वो कुछ सत्यों को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो वैज्ञानिक सिद्धांत है
वो सत्य पर आधारित होता है और इसको हम हर परिस्थिति और हर समय लागू कर सकते हैं। इससे पहले वाले में हमने पढ़ा अभी कि जो प्रबंध होता है वो परीक्षण पर आधारित होता है और इसको हम किसी भी समय में और किसी भी परिस्थिति में लागू करेंगे तो हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, प्रबंध के सिद्धांत पूर्ण नहीं है, इतने पूर्ण नहीं है कि वो हर समय और हर परिस्थिति में लागू हो सके, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो वातावरण के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। जैसे जैसे वातावरण बदलता है वैसे वैसे प्रबंध के सिद्धांत में भी परिवर्तन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है प्रबंध के सिद्धांत व्यापक नहीं है और विज्ञान का सिद्धांत व्यापक है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसके आधार पर भी प्रबंध को विज्ञान नहीं मान सकते। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं क्या है। तो प्रबंध को पूर्ण रूपेण विज्ञान नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे एक व्यवहारिक विज्ञान कहना अधिक उचित होगा, जिसके सिद्धांत समय, परिस्थिति एवं मनुष्य के प्रकृति के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। हम प्रबंध को पूर्ण रूपेण विज्ञान नहीं कह सकते, पूरी तरीके से हम विज्ञान नहीं कह सकते, नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो विज्ञान इतने कठोर नहीं है। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो समय, परिस्थिति और मनुष्य की प्रकृति के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं, बदलते रहते हैं। तो इसलिए हम प्रबंध को पूरे रूप से विज्ञान नहीं मान सकते, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले पे अपने, और अगला है आपका प्रबंध कला के रूप में। अब हम प्रबंध को कला के रूप में देख लेते हैं कि क्या प्रबंध कला है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कला की परिभाषा जानते हैं कि कला होता क्या है, ठीक है। तो इसका अभिप्राय उपलब्ध ज्ञान के दक्षतापूर्ण सैद्धांतिक प्रयोग से है, ठीक है। जो भी ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है उसका दक्षतापूर्ण सैद्धांतिक प्रयोग करना, उसका जो भी ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है उसका प्रयोग करके अच्छे से अच्छा काम करना, ये कला कहलाता है। उसको किस तरीके से हम पूरा करें कि हमारा काम अच्छा हो, पूरा हो जाए, ठीक है। अब कला की भी कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम प्रबंध को देखेंगे कि प्रबंध कला है या नहीं है। तो कौन कौन सी है वो? पहला है सैद्धांतिक ज्ञान का होना, दूसरा है व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग, और तीसरा है व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। तो अब देख लेते हैं, हम प्रबंध का परीक्षण कर लेते हैं कला के रूप में कि क्या प्रबंध को कला मान सकते हैं या नहीं मान सकते। तो सबसे पहले देख लेते हैं सैद्धांतिक ज्ञान का होना। कला हमेशा सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होती है, ठीक है, जिसके आधार पर व्यक्ति यह समझ सकता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जा सकता है। इस संदर्भ में प्रबंध एक कला है, क्योंकि प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सैद्धांतिक जानकारी उपलब्ध है, ठीक है। क्या है कि जो सैद्धांतिक ज्ञान है जो वो प्रबंध में भी है, ठीक है, लेकिन जो कला है, कला हमेशा ही सैद्धांतिक ज्ञान पर ही आधारित होता है। सैद्धांतिक ज्ञान का मतलब थ्योरेटिकल, ठीक है, इस पर आधारित होता है, ठीक है। इसके अनुसार क्या होता है, इस सैद्धांतिक ज्ञान से क्या होता है? सैद्धांतिक ज्ञान से जो एक व्यक्ति है ना वो ये समझ लेता है कि उसको अगर कोई काम करना है, पूरा करना है, तो वो उस काम को किस तरीके से पूरा कर सकता है, वो उसको समझ में आता है। किससे? सैद्धांतिक ज्ञान से, जो कि कला इस पर ही आधारित होता है। अब बात कर लेते हैं हम प्रबंध की। तो प्रबंध में भी सैद्धांतिक ज्ञान है, ठीक है, सैद्धांतिक ज्ञान है प्रबंध में भी, क्योंकि प्रबंधक जो होते हैं वो उनको भी समझना पड़ता है कि हमारा उद्देश्य प्राप्त करना है तो हम किस तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर हम प्रबंध को कला मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रबंध की जो विशेषता है वो कला में भी है, ठीक है, दोनों की विशेषता यहाँ पर सेम है। तो अब अगली देख लेते हैं, और अगला है आपका व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग विभिन्न लोग अलग अलग ढंग से करते हैं, इसलिए कला व्यक्तिगत अवधारणा है। प्रबंध में भी प्रबंधक सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग अपने अनुसार करते हैं, अतः प्रबंध में कला की यह विशेषता विद्यमान है। अब जो कला की दूसरी विशेषता है व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग, ठीक है। तो कला में क्या होता है कि जो सैद्धांतिक ज्ञान होते हैं उसका अलग अलग ढंग से प्रयोग करते हैं। जैसे कि दो क्रिकेटर हैं, एक विराट कोहली हो गया, एक राहुल द्रविड़ हो गया, ठीक है, दोनों के पास कला है, उनका प्ले करने का, खेलने का कला उन दोनों के पास है, लेकिन दोनों खेलते कैसे हैं? अलग अलग। विराट कोहली तेज खेलता है, राहुल द्रविड़ है जो स्लो खेलता है, ठीक है, लेकिन दोनों को खेलना आता है, ज्ञान दोनों के पास है, लेकिन दोनों अलग अलग ढंग से उसका प्रयोग करते हैं।
ठीक है, इसीलिए क्या है, ये व्यक्तिगत है। और ठीक इसी प्रकार से प्रबंध में भी होता है। प्रबंध में जो प्रबंधक होता है वो सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग भी अपने अनुसार करता है। जितने भी प्रबंधक होते हैं वो सारे अपने अपने अनुसार से करते हैं। कोई प्रबंधक होगा, कोई दूसरा तरीका अपना के अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, तो कोई दूसरा प्रबंधक है वो कोई और ही सैद्धांतिक ज्ञान अपने तरीके से प्रयोग करके उसका अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो जितने भी प्रबंधक है सारे सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग अपने अनुसार करते हैं। तो इसके आधार पर भी हम प्रबंध को कला मान सकते हैं। ठीक है, अगला है व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। जिस प्रकार कला को लगातार अभ्यास से सुधारा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार प्रबंधकीय कुशलता भी अभ्यास एवं अनुभव द्वारा सुधरती है। यह विशेषता भी प्रबंध में विद्यमान है। अब जो कला की तीसरी विशेषता है व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। ठीक है, कला में क्या होता है, कला में अभ्यास प्रयास द्वारा कोशिश करके कला को सुधारा जा सकता है। ठीक है, अगर कला में कोई हमें दिक्कत आती है, परेशानी होती है, तो उसको हम अभ्यास से सुधार सकते हैं। और प्रबंध को भी हम अपने अभ्यास और अनुभव द्वारा उसको सुधार सकते हैं। अगर प्रबंध में कोई हम गलती करते हैं तो हम उसको प्रयास करके अपने अनुभव द्वारा उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इन दोनों में ही हैं। ये जो कला है और प्रबंध है ये विशेषता दोनों में ही विद्यमान है। तो इसके आधार पर भी हम प्रबंध को कला मान सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। वैसे निष्कर्ष तो आपको पता चला ही गया क्या है, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। अतः हम प्रबंध को कला मान सकते हैं क्योंकि कला की सभी विशेषताएं प्रबंध में विद्यमान है। ठीक है, मतलब कि हम प्रबंध को पूर्ण रूप से कला मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि जो विशेषता है कला की वो सारी की सारी विशेषताएं प्रबंध में विद्यमान है, उपस्थित हैं, इसलिए हम प्रबंध को कला मान सकते हैं। ठीक है, तो अब है आपका लास्ट जो कि प्रबंध के पेशे के रूप में। अब हम प्रबंध को पेशे के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेशा होता क्या है। ठीक है, तो इसका अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जो विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। ठीक है, जो पेशा होता है ये वो आर्थिक क्रिया है जो कि विशेष ज्ञान और कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा, ठीक है, मतलब कि कोई व्यक्ति जिसने कि विशेष ज्ञान प्राप्त कर रखा हो और कुशलता हो उसके पास, वो व्यक्ति समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष, समाज के विभिन्न वर्गों की बिना भेदभाव किए सेवा करने के लिए करता है। ठीक है, ये जो पेशा है वो समाज के विभिन्न वर्गों की बिना भेदभाव किए सेवा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये कौन करता है, एक विशेष व्यक्ति ज्ञान और कुशलता प्राप्त, मतलब एक विशेष व्यक्ति होता है जो विशेष ज्ञान और कुशलता प्राप्त करके ये काम करता है, जिसे हम पेशा कहते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टरी हो गया, वकालत हो गया, ठीक है, आप जानते ही होंगे, कानून की हो गई। तो इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला है भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह, दूसरा है अवरोधित प्रवेश, तीसरा है पेशेवर संघ, चौथा है नैतिक आचार संहिता और पांचवा है सेवा उद्देश्य। तो अब हम इन्हीं के आधार पर प्रबंध को पेशे के रूप में परीक्षण करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि क्या प्रबंध को हम पेशा मान सकते हैं या नहीं मान सकते। तो सबसे पहले भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह। एक पेशेवर व्यक्ति में विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। प्रबंध में भी एक प्रबंधक के लिए विशेष चातुर्य की जरूरत पड़ती है। इस विशेषता के आधार पर प्रबंध को पेशा माना जा सकता है। क्या है कि एक पेशेवर व्यक्ति में विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जब एक पेशेवर व्यक्ति होता है, काम करता है, तो वो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही करता है। जैसा कि हमने अभी परिभाषा में पढ़ा कि विशेष ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, इसी तभी वो एक पेशा कर सकता है। ठीक उसी प्रकार प्रबंध में भी जो प्रबंधक होते हैं उनको अभी उनके लिए विशेष कुछ चातुर्य होती है जिनकी उनको जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मतलब प्रबंध में भी विशेष चातुर्य होना आवश्यक है और पेशे में भी विशेष चातुर्य, विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो दोनों में ही ये विशेष चातुर्य आवश्यक है। तो इसलिए हम प्रबंध को इस विशेषता के आधार पर पेशा मान सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, अगला है अवरोधित प्रवेश। पेशे में प्रवेश के लिए एक शैक्षणिक उपाधि होने की शर्त लगाई जाती है, परंतु प्रबंध में ऐसी कोई शर्त नहीं है। अतः इस आधार पर
प्रबंध को पेशा नहीं माना जा सकता। ठीक है, अब क्या है, अगर आप एक पेशेवर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शैक्षणिक उपाधि लेनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एमबीबीएस करना पड़ेगा। तो ऐसी शर्त लगाई जाती है पेशेवर में, पेशेवर बनने के लिए। लेकिन एक प्रबंधक बनने के लिए ऐसी कोई भी शर्त नहीं है, ऐसी कोई भी शैक्षणिक उपाधि होने की शर्त नहीं है। एक प्रबंधक कोई भी बन सकता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी बन सकता है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बन सकता है। ठीक है, इसमें कोई शैक्षणिक उपाधि नहीं है। तो इस आधार पर हम प्रबंध को पेशा नहीं मान सकते। ठीक है, तो अगली देख लेते हैं। तो अब है आपका पेशेवर संघ। पेशे में एक पेशेवर संघ का होना आवश्यक है, जिसका कार्य प्रवेश को नियंत्रित करना, पेशे हेतु प्रमाण पत्र जारी करना, मार्गदर्शन करना आदि होते हैं। लेकिन प्रबंध में किसी संघ का होना आवश्यक नहीं है, अतः प्रबंध को पेशा नहीं कह सकते। अब जो पेशा है, पेशे में एक पेशेवर संघ का होना आवश्यक है, जो कि पेशे को मार्गदर्शन देता है। ठीक है, प्रवेश को नियंत्रित करता है। अगर कोई प्रवेश करना चाहता है, इसमें पेशेवर बनना चाहता है, तो उसके लिए शैक्षणिक उपाधि लगा रखी है, जिसके पास होगी वही इसमें प्रवेश कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। और अगर कोई अपना पेशा शुरू करना चाहता है तो उसके लिए प्रमाण पत्र जारी करना। ठीक है, अगर आप कोई पेशा स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, जो कि पेशेवर संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कार्य हैं जो कि पेशेवर संघ करते हैं पेशे में। लेकिन जहाँ तक प्रबंध की बात करें हम, तो प्रबंध में ऐसा कोई भी संघ नहीं है और ना ही इनकी आवश्यकता पड़ी है अभी तक। तो इसलिए हम इसके आधार पर प्रबंध को पेशा नहीं कह सकते, नहीं मान सकते। ठीक है, अगला है नैतिक आचार संहिता। एक पेशे के सदस्य निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन प्रबंध के संबंध में ऐसी आचार संहिता निश्चित नहीं है, अतः प्रबंध को पेशा नहीं कह सकते। अब जो नैतिक आचार संहिता होता है, एक पेशे में एक पेशेवर व्यक्ति निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, यहाँ आचार संहिता का मतलब उनके नियम अधिनियम से है। जो पेशा होता है इसका कुछ नियम और अधिनियम होता है जिनका पालन करना पड़ता है, हर हालत में इनका पालन करना पड़ता है। एक पेशे का सदस्य इनका पालन करने के लिए बाध्य होता है, किसी भी हाल में वो इनका उल्लंघन नहीं कर सकता, अन्यथा उसको पेशे से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जहाँ तक प्रबंध की बात करें तो प्रबंध में ऐसा कोई भी आचार संहिता निश्चित नहीं है। ठीक है, ऐसे कोई भी मतलब आचार संहिता नहीं है जिसको पालन करने के लिए जिसका हमें बाध्य होना पड़े एक प्रबंधक को। ठीक है, तो इसके आधार पर हम प्रबंध को पेशा नहीं मान सकते। ठीक है, तो अगला है आपका सेवा उद्देश्य। एक पेशे का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा होता है और प्रबंध में भी समाज सेवा पर जोर दिया जाता है, अतः प्रबंध को पेशा कह सकते हैं। अब जो ये सेवा उद्देश्य है, जो कि पेशे की पांचवी विशेषता, लास्ट विशेषता है, तो जो पेशे का मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है, सेवा, समाज सेवा। ठीक है, हमने अभी जो पेशे की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें लिखा था समाज की निष्पक्ष सेवा करने के लिए। ठीक है, तो जो पेशा होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज सेवा। ठीक है, और प्रबंध में भी होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं कुछ, जिसमें समाज की सेवा हमने करनी पड़ती है। तो इसके आधार पर हम प्रबंध को पेशा, इस विशेषता के आधार पर हम प्रबंध को पेशा मान सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो विशेषता है ये प्रबंध में भी लागू होती है और पेशे में भी लागू होती है। तो इसलिए हम प्रबंध को इस विशेषता के आधार पर पेशा कह सकते हैं, मान सकते हैं। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकला। प्रबंध पेशे की कुछ विशेषताओं को तो पूरा करता है, परंतु अभी पूर्ण रूप से प्रबंध को पेशा नहीं माना जा सकता, क्योंकि कुछ विशेषताओं को पूरा नहीं करता। ठीक है, जो प्रबंध है वो पेशे की कुछ विशेषताओं को पूरा करता है, लेकिन अभी सारी विशेषताओं को ये पूरा नहीं करता। ठीक है, इसलिए हम अभी इसको पूरे रूप से पेशा नहीं मान सकते। अभी जो प्रबंध के विशेषताएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उन पर काम चल रहा है, मतलब उनको उनमें सुधार किए जा रहे हैं। जैसे जैसे वो पेशे की सिद्धांत विशेषताओं से मैच करने लगेंगे, लागू होने लगेंगे, तो उनको धीरे धीरे हम पेशा मानने लगेंगे। मतलब जैसे जैसे प्रबंध के सिद्धांत में सुधार होता चला जाएगा, वैसे वैसे हम प्रबंध को पेशा मानते चले जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज 1.2 आपकी यहीं पर समाप्त हुई। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अब आपको प्रबंध, पेशे,
ठीक है, विज्ञान और कला के रूप में समझ गए होंगे अच्छे से क्या होते हैं। प्रबंध को पेशा, कला और विज्ञान मान सकते हैं या नहीं मान सकते। अब इनके बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपके कमेंट पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज का आपका एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले की एक्सरसाइज नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। और आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या परेशानी आ रही है। ठीक है, कोई परेशानी हो तो उसको कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। और अपने दोस्तों को शेयर करें जो बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई यूट्यूब चैनल नहीं है दूसरा जो कि आपको बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ाता हो, तो इसीलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हिंदी में बिजनेस स्टडी को पढ़ पाए। और अंत में एक लाइक जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।